नमस्कार। अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि, निबंधकार, अध्यापक, प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, उप रजिस्ट्रार, उपनिदेशक, उपकुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, संसद सदस्य, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित, स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी, अपने विचार बेबाक, निडर, निर्भीक होकर प्रस्तुत करने वाले, अपनी रचनाओं द्वारा लोगों में जोश और उमंग भरने वाले, राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त, हिंदी साहित्य जगत के एक महान प्रगतिवादी रचनाकार, आधुनिक युग के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को आज हम एक वीर रस के कवि, राष्ट्र कवि, जन कवि के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में श्री रवि सिंह और श्रीमती मनरूप देवी के सुपुत्र के रूप में हुआ। वे न केवल हिंदी या अंग्रेजी बल्कि संस्कृत, उर्दू और बांग्ला भाषाओं के भी वे अच्छे ज्ञाता रहे हैं। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और समर्पण भावना के कारण ही उन्हें कई विभागों में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ऐसे समय हुआ था जब भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और स्वतंत्रता के लिए नारे हर तरफ गूंज रहे थे। शायद यही कारण है कि उनमें देशभक्ति, देश प्रेम और क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हुई तथा स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि का रूप देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में वे जाने गए। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंध के इर्द गिर्द घूमती है। वही कुरुक्षेत्र महाभारत शांति पर्व का कविता रूप है। सामधीनी की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुए है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत देश एक है, क्योंकि सारी विविधताओं के बावजूद हमारे विचार एक जैसे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली प्रकाशित कवितात्मक संग्रह है विजय संदेश। वे राष्ट्र कवि हैं, इसलिए उनके काव्य में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रीयता के साथ साथ उनके काव्य में साम्यवादी विचारधारा का प्रबल प्रवाह भी देखने को मिलता है। उनकी मान्यता है कि समाज में एक सर्वहारा वर्ग है, दूसरा पूंजीपतियों का। एक वर्ग शोषित है तो दूसरा वर्ग शोषक है। दिनकर जी इस अमीर गरीब के अंतर को मिटाकर एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये पंक्तियां पंडित नेहरू के विरुद्ध संसद में सुनाई थी। दिलचस्प बात तो यह है कि संसद सदस्य के रूप में दिनकर जी को नेहरू जी ने ही चुना था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों का विरोध करने में वे कभी पीछे नहीं हटते थे। प्रस्तुत है 2 पंक्तियां। देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया था। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। तो प्रस्तुत है 2 पंक्तियां। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। इतना ही नहीं, हिमालय को एक तपस्वी यति के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने पुनः कहा, तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे, तपी आज तप का न काल। नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। यहाँ मैं उनकी निर्भीकता या निडरता से संबंधित एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। ये उस समय की बात है जब जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियों से चढ़कर मंच पर जा रहे थे। अचानक उनके पैर लड़खड़ा गए। पास में खड़े दिनकर जी उन्हें संभाल लिया और जैसे ही नेहरू जी मंच पर चढ़ने के बाद कुर्सी पर बैठ रहे थे, नेहरू जी ने उन्हें शुक्रिया अदा किया।
दिनकर जी हंसते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है इन कविताओं ने ही तो संभाला है। वे ऐसे कवि थे जिन्हें सरकार ने राष्ट्र कवि और जनता ने जन कवि के रूप में सम्मान दिया। प्रस्तुत है उनकी लिखी एक ऐसी कविता जो भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन की आवाज बनी। तो प्रस्तुत है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय कर रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लद्दाख में सैनिकों को संबोधित करते हुए महाकवि दिनकर जी की कविता को याद किया। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा, साखी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी की राष्ट्रीयता परशुराम की प्रतिज्ञा में आते आते बहुत उग्र हो उठी, जब वे अशोक और गौतम बुद्ध को भी युद्ध के समर्थन में कुछ बोलने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई देते हैं। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए आने वाला देवता ही परशुराम का प्रतीक है, जिसके एक हाथ में परशु और दूसरे में कुश है। वास्तव में यह परशुराम का एक विचारधारा का प्रतीक है, जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और जिसका आगमन कवि को इस संकट की बेला में अभीष्ट लगता है या जान पड़ता है। राष्ट्रीय अपमान की रक्षा के लिए भारत में जन जन के हृदय में जो तेज और शक्ति प्रकट होगी, उसी के सम्मिलित रूप का नाम परशुराम होगा। यही भारत का नया भाग्य पुरुष बनेगा, जो देश के स्वाभिमान के लिए मरने मिटने को तैयार रहेगा। गाओ कवियों जयगान, गाओ कवियों जयगान, कल्पना तानो आ रहा देवता जो उसको पहचानो, है एक हाथ में परशु एक में कुश, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष। देश की आजादी के बाद दिनकर जी को जिस भारत की आशा बनी थी, उसका वह उत्साह भंग जब होते हुए उन्होंने देखा, तो उनके अभिव्यक्ति में एक विप्लवी विस्फोट शब्द या उग्र स्वर हमें नजर आते हैं। तो प्रस्तुत है हाहाकार की पंक्तियां। वज्र की दीवार जब भी टूटती है, वज्र की दीवार जब भी टूटती है, नींव की यह वेदना विकराल बनकर छूटती है। दौड़ता है दर्द की तलवार बनकर, पत्थरों के पेट से नरसिंह ले अवतार, कांपती है वज्र की दीवार। वीर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है। इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने वर्णन किया है किस प्रकार विपत्ति में वीर पुरुष साहस से काम लेते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। वे लगातार कोशिश करते रहते हैं। वीर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना डट कर करते हैं। सलील कण हूँ
या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर है, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। तो हम अब चलेंगे दिनकर जी की देशभक्ति की कविता किसको नमन करूं मैं भारत। कवि दिनकर जी भारत देश के गौरव का गुणगान किया है उन्होंने। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए, भारत के प्रत्येक कण में इसकी विशेषता छिपी हुई है। किसको नमन करूं मैं भारत, प्रस्तुत है चंद पंक्तियां। तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन का नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की और विश्व की गति को मोड़ रहे हैं, घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, खोर रहे हैं देश देश के बीच मुंदे वातायन। आत्म बंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं, किस किस को नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। यहाँ कवि ने जनता को जो एक तरफ गरीब है किंतु आज़ादी यानी कि स्वाधीनता तो चाहती है, पर भूखे पेट के सामने स्वाधीनता फीका पड़ जाता है। कवि ने यहाँ पर गरीब जनता की मनस्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है रोटी और स्वाधीनता कविता की चंद पंक्तियां। आजादी तो मिल गई, आजादी तो मिल गई, मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच न तो खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। हो रहे खड़े आजादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले, इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्षु सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। दूसरी ओर दिनकर जी ने हिंदुस्तान का गुणगान करते हुए वे थकते नहीं हैं। उन्होंने कहा अपने कविता में, अपना प्यारा हिंदुस्तान है, अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है, गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गति क्लेश है, सजला सफला शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है, ज्ञान रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सतत सत्य रत धर्म प्राण वह अपना भारत देश है। अंतिम कविता मैंने ली है ध्वज की वंदना, जिन्हें जो दिनकर जी ने ध्वज की वंदना करते हुए लिखा है। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो 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 नगाधि राज श्रृंग की विहारिणी, नमो अनंत सौख्य शक्तिशील धारिणी, प्रणय प्रसारिणी, नमो अरिष्ट वारिणी, नमो मनुष्य की शुभेषणा प्रचारिणी, नमो सूर्य की नई प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो। मैंने यह प्रयास किया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो भी कविताएं हैं उनके अलग अलग रुख से संबंधित उनके काव्यों से चंद पंक्तियां मैंने प्रस्तुत की हैं। निष्कर्ष में मैं कहना चाहूँगी कि साहित्य की प्रतिभा के संदर्भ में एक बात यह कही जाती है कि सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिसमें सबके हित की भावना है वह साहित्य कहलाता है। शायद यही कारण है कि साहित्य में विश्व प्रेम और लोक मंगल की भावनाओं को पुष्ट करने का प्रयास हमेशा से होता आ रहा है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी इसीलिए इस पहलू पर खरे ही नहीं बल्कि वे राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षाओं के उत्कृष्ट प्रतिनिधि कवि के रूप में उभर कर भी आए हैं। उन्होंने न केवल स्वाधीनता की प्यास बल्कि स्वाधीनता के बाद भी उनकी असंतुष्टि प्रखर रूप से प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। हम ऐसे देशभक्त, जन कवि, राष्ट्र प्रेमी को
हृदय से नमन करते हैं। जय भारत, जय हिंद।